हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर प्रोजेक्ट के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एंगुलर में कंपोनेंट क्या होता है। इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा कि जब भी हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो कौन कौन से ऐसे फोल्डर्स और फाइल्स हमारे सिस्टम पे क्रिएट होते हैं जिन्हें हम बाद में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो बस एक ओवरव्यू सेशन था जहाँ पे हमने ये सारे फोल्डर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखा कि कौन सा फोल्डर क्या होल्ड करता है, कौन कौन सी फाइल उसमें रिसाइड करती है, ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस करी थी। ठीक है, अब इस सेशन से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें स्टार्ट करेंगे। जैसे एक एक टॉपिक को हम पिक करेंगे, उसको समझेंगे, उसकी डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, क्या उसका यूज़ होता है, क्यों हमें यूज़ करना होता है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक हम अभी सेलेक्ट कर रहे हैं आज वो है कंपोनेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी एंगुलर से हम कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करते हैं तो वहाँ पे कंपोनेंट एक ऐसी टर्म है जो काफ़ी सुनने को मिलती है कि कंपोनेंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स हम बनाते हैं, उन कंपोनेंट्स को कस्टमाइज करते हैं। तो आज के सेशन में यही पता करेंगे कि कंपोनेंट एक्चुअल में होता क्या है, क्यों इसे बनाना ज़रूरी है, कैसे बनाया जाता है, और इस कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं जो हमें रखनी होती हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी तो हम बनाना भी सीखेंगे, प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे मैन्युअली या कमांड के थ्रू हम अपने कंपोनेंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आई होप एजेंडा क्लियर है आपको कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। और बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो टिपिकल है, बहुत इजी वे में अपन चीज़ों को समझेंगे। एक एक चीज़ बिल्कुल सिंपल लेवल पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और फिर प्रैक्टिकली भी उसको वेरीफाई करेंगे। क्लियर? बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है ना एक प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंस ही फॉलो करोगे तो इजी वे में आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि इससे पहले जैसे मैंने बताया कि स्ट्रक्चर हमने पढ़ा या कैसे ये सब फोल्डर्स क्रिएट हुए, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर पता होगा तो और इजी वे में आप अपने चीज़ों को समझ पाओगे और कंपोनेंट को स्टडी कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं, कंपोनेंट होता क्या है। तो आप एक ऐसा बोल सकते हो कि कंपोनेंट जो है वो अपनी वेबसाइट का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होगा, देखो जैसे इसको अपन एक लेमन एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे किसी वॉल को हम बनाते हैं, ठीक है, एक वॉल है, एक घर में एक दीवार को हमारे को बिल्ड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, राइट। एक एक करके ब्रिक्स उसमें लगाते जाते हैं और फिर एक वो प्रॉपर वॉल बनती है। तो इस वेबसाइट को तो और रिलेट करो एक पूरे कंप्लीट वॉल से, जो एक हमने दीवार बनाई है अपने घर में, उसको तो हम रिलेट करेंगे किससे, एक वेबसाइट से। और वो जो ब्रिक्स हम लगा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रिक्स हमने जो उसके अंदर लगाई है, वो क्या हो गई, वो हो गई कंपोनेंट। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि एक वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स मिलके एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, और हर कंपोनेंट अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस रखता है ना। अलग अलग जैसे वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं, तो हर सेक्शन किसी एक ना एक कंपोनेंट से बिल्ड हुआ होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई लेमन टर्म्स में डेफिनेशन। इंटरव्यूज में अगर आपसे कोई पूछता तो आप सिंपली कह सकते हो कि कंपोनेंट एक ऐसा, आप सिंपली उनको बोल सकते हो कि कंपोनेंट हमारा जो होता है एंगुलर के अंदर वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारा। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या है, एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसकी वजह से हम अपने पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर और कोई टिपिकल डेफिनेशन आपको किसी को बतानी है तो आप सिंपली बता सकते हो कि इन एंगुलर एक कंपोनेंट जो होता है वो एक ऐसा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो कंट्रोल करता है यूजर इंटरफेस को। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है कंपोनेंट के अंदर। तीन या चार फाइल आप बोल सकते हो कि चार ऐसी फाइल्स होती हैं जिसको हमें एक कंपोनेंट में प्रोवाइड करनी होती है और उससे एक कंपोनेंट बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो कंपोनेंट होता है वो डिफाइन किसके थ्रू होता है, कंपोनेंट डेकोरेटर के थ्रू, जहाँ पे मेटा डेटा को हमें एक्सप्लेन करना, जहाँ पे मेटा डेटा भी इंक्लूडेड होता है ना, जो कंपोनेंट के सेलेक्टर, टेम्पलेट, स्टाइल, इन चीज़ों के बारे में बताता है। बट यहाँ पे वही पॉइंट है कि अगर आप बिल्कुल टेक्निकल डेफिनेशंस में जाओगे तो मे बी शायद कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा कि कंपोनेंट क्या होता है, बनाना सिखा दूंगा। फिर आप जब स्टडी करने बैठो तो आप एक नोट्स प्रॉपर कोई भी बुक या कुछ वेबसाइट से रेफर करके उस चीज़ को पढ़ सकते हो, क्योंकि पहले समझना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अभी आपको सारी टेक्निकल टर्म्स, डेकोरेटर वगैरह ये बता दूंगा तो शायद इतना ईजी चीज़ें नहीं रहेगी। इसीलिए
पहले सिर्फ अपन इतना देख रहे हैं कि कंपोनेंट क्या होता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, काफी सारे कंपोनेंट मिलके क्या करते हैं, एक प्रॉपर वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। यहां तक क्लियर है। अब इस चीज का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखो यहां मैंने पेंट पे एक इमेज लोड किया हुआ है, तो इस इमेज को अगर आप देखो एज ए वेबसाइट, तो यहां पे क्या हो गया, देखो ये एक हेडर है अपनी वेबसाइट का, ठीक है। वैसे हमारे पास नेव बार है जहाँ पे काफी सारे मेन्यूज होते हैं, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ये सब होता है। उसी तरह यहाँ पे कोई बैनर लगा हुआ हो सकता है इमेज के ऊपर, आपके वेबसाइट के ऊपर। इस तरफ आपका कोई कार्ट हो सकती है, चेकआउट ऑप्शन हो सकता है, यूजर प्रोफाइल हो सकती है, प्रोडक्ट की लिस्ट आ सकती है नीचे, और एक फुटर सेक्शन। तो ये क्या हो गया, एक अपनी वेबसाइट हो गई, ठीक है। अगर मैं आपको इसको मार्क करके बताऊं तो देखो ये वाला जो पोर्शन है ये भी क्या है, एक कंपोनेंट है। ये वाला पोर्शन भी एक कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है। सब कुछ जितना भी यहाँ पे आपको दिख रहा है वो सब एक कंपोनेंट है। और अगर इस चीज को आप पूरे को एक मेन बॉक्स में डालते हो, या कहते हैं कि हम जैसे ये एक हमारा मेन जो बॉक्स है ये भी एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो जब भी प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम बिल्ड होता है तो एक ऐप कंपोनेंट आपने देखा होगा जो हमेशा क्रिएट होता है। मैं दिखाता हूँ वेबसाइट पे, इसमें कोड में, यहाँ पे देखो ये ऐप है ना, ये भी एक कंपोनेंट है। तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट। जब भी फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो आपका मेन कंपोनेंट क्रिएट होता है। तो ये वो मेन कंपोनेंट है, जो ब्लैक बॉर्डर मैंने बताया वो मेन कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के अंदर अब हम मल्टीपल कंपोनेंट्स बना सकते हैं जैसी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे हेडर हो गया, नेव बार हो गया, बैनर हो गया, कार्ड, चेकआउट, यूजर प्रोफाइल, प्रोडक्ट लिस्ट, फुटर। तो ये सब क्या होगा इसके, ये इसके चाइल्ड कंपोनेंट आप बोल सकते हो। पेरेंट कंपोनेंट कौन सा रहेगा, ऐप कंपोनेंट। यहां तक क्लियर है। तो यहां तक अभी अब बस हमने ये समझा कि कंपोनेंट क्या होता है और हमारे प्रोजेक्ट का पेरेंट कंपोनेंट क्या होता है, मेन कंपोनेंट क्या होता है। तो मेन कंपोनेंट कौन सा हो गया, अपना ऐप। यहां तक सब क्लियर है। अब बात करते हैं कि कंपोनेंट तो ठीक है, क्लियर हो गया कि क्या है, पर कंपोनेंट के अंदर जैसे हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं तो हमें और भी बहुत कुछ मिल रहा है। वो उन सब का क्या मीनिंग है। तो मेनली जो कंपोनेंट होता है उसका अगर आप उसकी हायरार्की देखो या उसकी एनाटॉमी देखोगे तो उसमें क्या क्या होता है, एक CSS की फाइल होती है, एक HTML की फाइल होती है, एक app.component.spec.ts फाइल होती है और एक component.ts फाइल होती है। ये 4 फाइल है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कई कई जगह पे 3 फाइल को ही मेन बताते हैं, जिसमें component.ts, HTML और CSS यही होती है। बट 4th भी होती है। इनफैक्ट जब आप प्रोजेक्ट्स पे जाओगे तो आपको पता चलेगा 4th भी क्यों इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपन स्टार्टिंग से ही सही चीज पढ़ेंगे कि टोटल 4 फाइल्स होती हैं। इनफैक्ट अगर आपको इंटरव्यू में भी आपसे पूछता तो आप 4 बोल सकते हो और बाद में एक्सप्लेन कर सकते हो कि 4th आप spec.ts को बोल रहे हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि कौन सी फाइल होती है हमारी एक कंपोनेंट में। जैसे हम कोई भी कंपोनेंट बनाएंगे ना तो उसमें ये चारों फाइल्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। अब कंपोनेंट बनाने के भी काफी तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट कमांड से बनाएंगे, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक सिंपल कमांड रन करेंगे कंपोनेंट बन जाएगा। पर उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि मैन्युअली कैसे बनता है, क्योंकि अगर एक बार मैन्युअली बनाना आ गया तो आपको स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्ट्रक्चर आ जाएगा तो फिर आप इजीली कमांड वाला भी यूज कर पाओगे। इसीलिए पहले हमेशा एक टफ चीज सीखनी चाहिए, जिससे जो इजी चीज है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमारे प्रोजेक्ट में अभी तक इस सेशन में हमने क्या देखा, कंपोनेंट क्या होता है, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। काफी सारे कंपोनेंट एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हो सकते हैं, ये चीज हमें पता चल गई। और हर कंपोनेंट के अंदर 4 मेन फाइल्स होती हैं। कौन कौन सी, CSS, HTML, spec फाइल और component.ts फाइल। अब मैं आपको 1 by 1 इनका मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं CSS की। इसके नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो भी अपने वेबसाइट पे स्टाइलिंग होगी ना, कोई भी CSS अप्लाई करना होगा हेडिंग के लिए, पैराग्राफ के लिए, तो वो सब कहाँ आएगा, वो इस CSS फाइल में आएगा। क्लियर। ये हमारे को बाय डिफॉल्ट ब्लैंक ही मिलती है। इसके बाद में जब भी आपको CSS अप्लाई करना है तो आप यहाँ अप्लाई करोगे। फिर हमारे पास आता है HTML फाइल। ये आप लोगों के केस में ब्लैंक नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब अपन इसको रन करते हैं तो वो आपको एक प्रॉपर एंगुलर का पेज दिखाता है। बट अभी मैंने इसको ब्लैंक कर दिया, तो आप भी क्या कर सकते हो, सिंपल app.component.html में जाके उसको पूरा डिलीट करके और कुछ भी अपना एक मनपसंद हेडिंग यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया टेक्सचर में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मेरा ब्लैंक क्यों है, क्योंकि मैंने उसको क्लियर अप करा है, बस इतना सा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें अपन अपना पूरे, जैसे अगर अपन बात करें फर्स्ट इसकी कि हेडर अगर हमारे को बनाना है,
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि हेडर में कंपोनेंट में क्या क्या होगा, उसकी हेडिंग डालनी है या जो भी चीज़ मेरे को हेडर कंपोनेंट में डालना है वो मैं उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊंगा, उसकी CSS यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर आती है spec.ts फाइल। ये क्या होती है? देखो ये होती है टेस्टिंग के लिए काम में आती है ये, ठीक है। तो जब भी आपको कोई टेस्टिंग करनी होती है अपने, जब आपका एप्लीकेशन बिल्ड हो जाता है तो टेस्टिंग करते टाइम हमें ये चीज़ यूज़ करनी होती है। बट अभी हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ बनाना सीख रहे हैं, इसलिए कुछ लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया हुआ है। आप लोगों ने बाकी सेशंस देखे होंगे, वेबसाइट भी देखी होगी, तो वहाँ पे इसका डिस्कशन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये स्पेसिफिक जो app.component.spec.ts फाइल है ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए काम आती है, इसलिए हम इसको अभी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें जो भी लिखा है जब भी टेस्टिंग करेंगे उस टाइम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे क्योंकि पूरा ओवरऑल हमारे को ये चीज़ें समझनी है। फिर जो हमारी मेन फाइल होती है वो होती है app.component.ts। ये क्या होती है? ये फाइल आपका जो भी मेन लॉजिक होगा ना कंपोनेंट का वो इसमें आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आया? अब अगर देखें हम टेस्ट फाइल को अगर अभी के लिए इग्नोर करें तो टोटल कितनी फाइल हुई? 3 फाइल। एक component.ts फाइल जहां मेन लॉजिक आता है, एक HTML जहां उसका टेम्पलेट या स्ट्रक्चर बनता है, और एक CSS जहां पे हम उसकी CSS लिखते हैं। क्लियर? अब बस एक छोटी सी चीज़ और बतानी है मेरे को app.component.ts में कि ये जो क्लास बनाई है ना हमने, इसी को हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट क्लास। तो ये बाय डिफॉल्ट बन के आई है, फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए बन के आती है जैसे ही आप चलाते हो। बाद में जब हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे तो मैं बताऊंगा कि ये कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो गया, और ये इसका डेकोरेटर है। डेकोरेटर मतलब डेकोरेटर के थ्रू ही आप पता कर पाओगे। जैसे यहाँ पे मैं इसको माउस को लेके जाता हूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है, देखो, डेकोरेटर दैट मार्क्स अ क्लास as an angular component and provides configuration metadata that determines how the component should be processed, initiated and used at a runtime। तो क्या होगा, जैसे ही कोई क्लास आप बनाओगे ना तो इस क्लास को अभी एप्लीकेशन को पता नहीं है कि हमारा कंपोनेंट है या नहीं है, तो हमें बताना कैसे होता है? इस डेकोरेटर की हेल्प से। तो जैसे ही आप @component डेकोरेटर डाल देते हो तो उसका मतलब होता है कि ये अब जो हमारी क्लास है वो काम करेगी एज ए कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके अंदर 4 चीज़ें आपने देखी। एक तो लिखा हुआ सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब क्या है? जब भी इस कंपोनेंट को आपको कहीं पे यूज़ करना होगा तो आप किस नेम से करोगे? app-root से। तो ये हमारे इस कंपोनेंट का नेम हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन होता है। अब हो सकता है कि जैसे अभी हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो मेन वाला डिफ़ॉल्ट बना था, बट बाद में हम बहुत सारे कंपोनेंट बनाएंगे तो उन सबको भी इंपोर्ट करना पड़ता है। वो मैं आपको बताऊंगा उस टाइम पे कि कैसे यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। पर अभी इतना ध्यान रखना है कि जब भी किसी नए कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करना है तो वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर रहता है हमारे पास टेम्पलेट URL जो बताता है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सी HTML फाइल को रेफर कर रहा है, मतलब इस कंपोनेंट के लिए HTML कौन सी है। तो ये HTML का लोकेशन यहाँ पे आ रहा है, देखो, ./app.component.html। उसी तरह से हम यहाँ पे CSS के बारे में बताते हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है? इसका टाइटल। क्लियर? ये टाइटल आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, और बाद में जैसे इस चीज़ को मॉडिफाई करना तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? सिर्फ हमने ये देखा कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट में कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, और उन फाइल्स को हम कैसे समझते हैं कि क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। बाद में नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे कि इन फाइल्स को जब अपन फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो उसका क्या आउटपुट आएगा, और धीरे धीरे हम बाकी नए कंपोनेंट्स भी बनाना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? और अगर आप चाहो तो मैं आपको फटाफट से बस इसको रन करके एक बार दिखा देता हूँ, जिससे बस इतना आइडिया हो जाएगा, और नेक्स्ट सेशन से फिर हम बनाना ही सीख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरा लोकेशन है इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें माय फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है इसका लोकेशन पास ऑन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो आप करंट डायरेक्टरी है वो सही होनी चाहिए, अदरवाइज वो कहीं और रेफर। अभी जैसे कहाँ पर रेफर कर रहा है? CSS कोर्स, CSS सोर्स कोड। ओके, तो ये मैंने कहाँ से ओपन किया? मैंने टर्मिनल ओपन किया इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, और यहाँ पे मैं अब CD और ये मेरा पाथ डाल के इसको सेट कर रहा हूँ। मतलब ये जो मेरा मेन जो सोर्स है वो मेरे जो प्रोजेक्ट है उस लोकेशन पे मैं उसको मूव करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये है। इसके बाद अपन लिख देंगे अपने प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम जो है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, और इसको एंटर कर देंगे। तो यहाँ आ गया माय फर्स्ट प्रोजेक्ट पे। अब इसको क्लियर कर देंगे CLS से, और अब इस एप्लीकेशन को रन करेंगे ng सर्व से।
ये हमने पहले देखा था कि ngserve क्या करता है, एप्लीकेशन को रन कर देता है। तो ngserve जैसे ही आप लिखोगे तो आपको ये एक लोकेशन बता देगा जिसके थ्रू आप अपने इस एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। तो बस ब्राउज़र पे उसको यूज़ करेंगे। ये आ गया अपना लोकल होस्ट एड्रेस, इसको क्या कॉपी, ब्राउज़र पे जाके मैंने इसको पेस्ट किया, तो ये हमारा यहाँ पे टेक्सचरमिथ लिखा हुआ दिखा रहा है। देखो ये इमेज वगैरह है ना, वो पहले आती थी, वो अभी भी आ रही है, जस्ट वो HTML अपन ने हटा दिया, इसलिए सिर्फ टेक्सचरमिथ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। कहाँ पे? इस जगह पे, ठीक है। और अगर जैसे आपको यहाँ पे जो हमने टाइटल डाला है इसको यूज़ करना है यहाँ पे, तो क्या करोगे आप, सिंपली जाके इधर 2 बार ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस को डाल के इधर लिख देंगे टाइटल, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे इधर हम ये इसको कॉपी करके HTML के अंदर जाएंगे। तो देखो वहाँ पे वो केस सेंसिटिव था, इस वजह से शो नहीं हो रहा था। अब आप देख रहे हो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? इस app.component.ts के टाइटल से। अभी बस सिर्फ टाइटल को शो करा है मैंने, और डोंट वरी ये चीज़ भी अपन देखेंगे कैसे ये सब बनता है। पहले बनाना सीखेंगे तो और इजी वे में चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है इस चीज़ से कि क्या होता है कंपोनेंट, कैसे ये बनता है। नेक्स्ट सेशन में हम बनाना सीखेंगे। पहले मैं आपको मैनुअल अप्रोच बताऊंगा इसको बनाने की, और फिर हम कमांड के थ्रू बहुत कम टाइम लगेगा, सिर्फ एक कमांड से आप इसको बना पाओगे। बट मैनुअली बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि ये फाइल की स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये सब क्या लिखा है हमने, ये चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर बाकी चीज़ों को हम मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया, कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट को कैसे हम कंपोनेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है उसमें कौन कौन सी फाइल्स होती हैं, और जब नया कंपोनेंट बनता है तब भी हमारे पास यही 4 फाइल्स जो है वो वहाँ पे क्रिएट होती हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचरमिथ।